हेलो दोस्तों, ये हमारी लॉजिक की सीरीज का 13th वीडियो और कैटेगोरिकल लॉजिक की सीरीज का 7th वीडियो। और ये हमारी कैटेगोरिकल लॉजिक सीरीज में लास्ट वीडियो रहेगा और इसके बाद हम प्रोपोजिशनल लॉजिक यानी कि जिसको हम मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक बोलते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये लास्ट पार्ट है। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। राइट ना कि हम समान जो भाषा में जब आर्गुमेंट्स देते हैं ना तो वो एक्चुअल में एक प्रॉपर सिलोजिज्म की फॉर्म में नहीं होता है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कि हम कैसे करके उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट। सो यस। जब हम क्या करते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम आर्गुमेंट सुनते भी हैं और देते भी हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक की। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना। अब क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म से डेविएट हो जाती हैं, तो उसको हम जो हमने रूल्स पढ़े थे ना कि कैसे पता करते हैं कि जो कोई भी सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट है वो वैलिड है या फिर नहीं है। तो उसके लिए फिर वो मुश्किल हो जाता है वो रूल्स अप्लाई करना, क्योंकि उस रूल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं कि उसमें प्रॉपर 3 टर्म्स होने चाहिए एंड ऑल। ओके। जो होता क्या है कि मतलब ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम अपनी डेली लाइफ में आर्गुमेंट सुनते हैं। फर्स्ट थिंग है द कंपोनेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड आउट ऑफ लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि जो आर्गुमेंट होता है वो हो सकता है वैलिड हो, बट उसमें जो लॉजिकल ऑर्डर होता है वो सही नहीं होता है। द आर्गुमेंट अपीयर्स टू कंटेन मोर देन 3 क्लासेस और टर्म्स। ओके। तो जैसा कि हमें पता है वैलिड सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट में मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 टर्म्स होने चाहिए। राइट। मिडिल एंड माइनर एंड मेजर टर्म्स। ओके। तो नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है, हो सकता है कि हमें ऐसा कई बार लगता है कि उसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं या फिर क्लासेस हैं, बट उसमें एक्चुअल में 3 टर्म्स ही होते हैं। दूसरा क्या होता है, थर्ड जो हमारा जो डेविएशन आता है वो कैसा आता है, द स्टेटमेंट्स आर नॉट स्टैंडर्ड। यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड प्रेमिस की फॉर्म्स पढ़ी थी ना, ए ई आई और ओ, वो उस फॉर्म में प्रेमिसेस नहीं रहती उस आर्गुमेंट की। ठीक है। तो अब हमें जब ऐसे आर्गुमेंट्स मिलते हैं जिनमें ये सारी जो तीनों प्रॉब्लम हमने पढ़ी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केस में हमें करना क्या चाहिए। राइट। उस केस के लिए ही हम सीखेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब कि जो आर्गुमेंट हमारा होता है, जो डेली लाइफ में होता है, जो डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उस फॉर्म में होता है, उसको कैसे करके हम ट्रांसलेट करें जिससे कि वो प्रॉपर एक सिलोजिस्टिक आर्गुमेंट बन जाए, फिर उसके बाद में हम उसको इवेल्युएट कर पाए कि वेदर दैट आर्गुमेंट इज वैलिड और नॉट। ओके। इस वीडियो का गोल यही है कि आपको सिखाना कि हम जो ट्रांसलेशन है वो कैसे करें। ओके। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि ट्रांसलेट कैसे करें जो हमारी रॉ लैंग्वेज में आर्गुमेंट्स होता है। ठीक है। और जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे आर्गुमेंट को किससे, जो हमारी रॉ लैंग्वेज या फिर डे टू डे लाइफ में जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में जो आर्गुमेंट्स होते हैं, उसको जब हम फॉर्मल स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल सिलेस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है किस चीज का, कि चेंजिंग द ओरिजिनल सेमेंटिक मीनिंग। यानी हमें उसका जो सेमेंटिक मीनिंग, जो आर्गुमेंट एक्चुअल में एक्सप्रेस कर रहा है जिस मीनिंग को, वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो क्लेम्स किए जा रहे हैं वो क्लेम सेम ही रहने चाहिए। ठीक है। तो वही हम सीखेंगे कि बिना उसके सेमेंटिक मीनिंग को चेंज किए हुए हम कैसे आर्गुमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट। हाँ। जो भाई आर्गुमेंट्स हमें मिलते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला कि हमें क्या देखने को मिलता है, कई बार मोर देन 3 टर्म्स देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 3 टर्म्स नहीं होते, उसमें क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उसके सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जांपल है। राइट। एग्जांपल देखा, नो वेल्दी पर्सन्स आर वैग्रेट्स, ऑल लॉयर्स आर रिच पीपल, देयरफॉर नो अटॉर्नीज आर ट्रैम्प्स। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, वेल्दी, ओके, रिच पीपल। ठीक है। दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है। लॉयर्स, अटॉर्नीज, दोनों का मतलब एक होता है। वैग्रेंट्स, ट्रैम्प्स, दोनों का मतलब एक होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो टर्म्स हैं उसके सिनोनिम्स यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसा हमें एक बार देखने में क्या लगता है कि यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स हैं, बट और जो हमारी वैलिड सिलोजिस्टिक फॉर्म होती है उसमें तो मैक्सिमम 3 टर्म्स ही होते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम 3 टर्म्स होते हैं। तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, वी कैन जस्ट डू व्हाट, जो सिनोनिम्स उनको चेंज कर देना है प्रॉपर उसी फॉर्म में, जिससे कि उसको हम रिड्यूस कर सके केवल 3 फॉर्म्स में। ठीक है।
तो यहाँ पे जैसे कि हे नो वेल्दी पर्सन्स आर वैगरेट्स, तो ऑल लॉयर्स आर वेल्दी पर्सन्स देयरफॉर नो लॉयर्स आर वैगरेट्स, जो कि एक प्रॉपर्ली अलाइंड है और ये वैलिड सिलोजिस्टिक फॉर्म है, ठीक है, ई ए ई वन, ठीक है। अब ये जो टर्म होता है ये क्या होता है, अगर मेरी पिछली वीडियो देखी होगी आपने तो आपको पता होगा, राइट। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, सिनोनिम्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। डुप्लीकेट सिनोनिम्स होते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड यूज करना है, एक टर्म यूज करना है उसकी जगह पे, ठीक है। सो ये फर्स्ट थिंग हम कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं रिड्यूसिंग टर्म्स टू कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे करें, उसके बाद हम मेथड्स देखेंगे कैसे हम प्रॉपरली जो आर्गुमेंट्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेज के उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि कई बार आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, उसका क्या यूज कर लिया जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैंने पिछले भी बताया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सपोज हमारे पास एक क्लास है सी, ठीक है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऐसे मेंबर की क्लास होगी जिसमें जितने भी मेंबर होंगे वो सी, जो सी होगी, जो फर्स्ट हमारी क्लास है जिसकी क्लास का कॉम्प्लीमेंट है हमारा सेकंड क्लास, उसमें इस क्लास के जो मेंबर्स होंगे, ये जो हमारा लेट से सी वन, ठीक है, तो सी वन में जो मेंबर्स होंगे वो हमारे इसमें सी में नहीं होंगे, तो ये क्या होगा, ये जो सी वन हो जाएगा ये अपना सी का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। सो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं ना, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, नो लिजार्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, देयरफॉर ऑल लिजार्ड्स आर नॉन मैमल्स। अब यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं ना, मैमल्स यहाँ पे है एक, और यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन मैमल्स, यानी कि क्लास के कॉम्प्लीमेंट का यूज किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है उस पे इमीडिएट, जो हमने इन्फरेंस सीखा था ना कि कैसे हम इमीडिएट इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, खासकर जो हमारा ऑब्वर्जन है उसका यूज करना है। ऑब्वर्जन में क्या होता है कि हम उसकी जो क्वालिटी होती है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है, राइट। अफर्मेटिव से क्या कर सकते हैं और इसको नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बाकी सारे प्रेमिसेस तो ठीक हैं, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, नो लिजर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एंड नो लिजर्ड्स आर मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल लिजर्ड्स और नॉन मैमल्स को क्या किया हमने, उसका अवर्जन कर दिया जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और ये भी क्या है एक वैलिड फॉर्म में, जो कि A E E 2 है, ठीक है, डैश टू। सो ये एक फॉर्म का नाम है जिसमें हम कंबाइन करते हैं उसके मोड को और फिगर को, ठीक है। तो ये अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो प्रेमिसेस होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं जिससे कि वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, राइट ना, उसमें जो 4 टर्म्स हमें दिख रहा है वो रिड्यूस हो जाए किस पे, 3 टर्म्स में। सो अभी हम देखने वाले हैं 9 ट्रांसलेशन मेथड्स, ठीक है, जो कि हम यूज कर सकते हैं तो ट्रांसलेट द आर्गुमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज टू स्टैंडर्ड सिलोजिस्टिक फॉर्म, ओके। सो वन बाय वन चल के देखते हैं। तो सबसे पहला है सिंगुलर क्लेम्स, जो पहला मेथड है, इसमें क्या होता है, सी, सो सिंगुलर क्लेम्स में क्या होता है, इंडिविजुअल एंड यूनिक एंटिटीज, सिंगुलर स्टेटमेंट डिस्क्राइब स्पेसिफिक इंडिविजुअल, स्पेसिफिक लोकेशन और यूनिक ऑब्जेक्ट्स रादर देन ब्रॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो सिंगुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ एक किसी एंटिटी की बात कर रहे होंगे या फिर लोकेशन की बात कर रहे होंगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बट सिंगल की, वहां पे किसी क्लास का जिक्र नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सोक्रेटिस इज ए फिलोसोफर, तो सोक्रेटिस यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, वो बस एक इंडिविजुअल है, ठीक है। बट जैसा कि हमें पता है कि जो कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक लॉजिक होते हैं वो किससे डील करता है, क्लासेस के बीच में रिलेशन को, अगर जो सिलोजिस्टिक प्रोपोजिशंस होती हैं, जो कैटेगोरिकल सिलोजिस्टिक प्रोपोजिशंस होती हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें दो क्लासेस के बीच का रिलेशन दिखाया जाता है। तो ये जो हमारा सिंगुलर स्टेटमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल एंटिटी के बारे में बताया जा रहा है, दिस टेबल इज नॉट एन एंटिक। अब ये भी क्या है, ये भी कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, उसको क्लास में चेंज कर देना, यानी कि सोक्रेटिस जो है उसका मीनिंग नहीं चेंज करना, बट सोक्रेटिस को हमें क्लास बना देना है जिसमें वो अकेली एंटिटी बिलोंग करती है, उस क्लास से मतलब वो सिंगल एंटिटी ही बिलोंग करती है। तो वो कैसे करेंगे, जैसे कि देखो, हमारा सोक्रेटिस इज ए फिलोसोफर था, उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ऑल पर्सन्स आइडेंटिकल टू सोक्रेटिस आर फिलोसोफर। तो यहाँ पे हमने क्लास बना दी ऑल पर्सन्स आइडेंटिकल टू सोक्रेटिस, राइट ना। अब ये जो क्लास है सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिर्फ जो हमारा सोक्रेटिस है, राइट, सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या किया, सिंगुलर जो एंटिटीज होती है उसको क्लास में कन्वर्ट कर दिया जिससे कि वो एक स्टैंडर्ड
फॉर्म बन पाए, ठीक है। जैसे कि दूसरा है दिस टेबल इज नॉट एन एंटिक, तो हमने क्या किया, नो टेबल्स आइडेंटिकल टू दिस टेबल आर एंटिक, तो हमने अगेन टेबल आइडेंटिकल टू दिस टेबल, ठीक है, इसको एक क्लास बना दिया और हमने बोला कि उस क्लास में सिर्फ एक ही मेंबर है, ठीक है। मीनिंग सेम है, सेमेंटिक सेम है, बट चेंज क्या हुआ, उसकी जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई जो हम लोग कैटेगरिकल सिलेस्टिक लॉजिक में यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड यू हैव टू अप्लाई व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग, राइट। नेक्स्ट हमारा मेथड है एडजेक्टिवल प्रेडिकेट्स। अब एडजेक्टिवल प्रेडिकेट्स में क्या होता है, स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस रिक्वायर क्लास नाउन सब्सटेंसिव्स एज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स सिंपली मैचिंग ए क्लास विथ ए प्योर एडजेक्टिव फेल्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अगेन वही प्रॉब्लम है कि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं जो प्रोपोजिशंस होती हैं कैटेगोरिकल लॉजिक में, वो किस में होते हैं, उसमें क्लासेस के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है। बट यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल जो है ना, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ना कि कोई क्लास, ठीक है। अब अगेन सेम प्रॉब्लम, कैटेगोरिकल सिलेक्टिव लॉजिक किससे डील करता है, क्लास से, बट हियर वी आर सीइंग व्हाट, एडजेक्टिव। तो हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस द लूज एडजेक्टिव प्रेडिकेट विथ ए प्लूरल क्लास टर्म दैट पोजेसेस द क्वालिटी ऑफ द एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो हमें इसमें एडजेक्टिव टर्म मिलता है उसको रिप्लेस कर देना किससे, एक क्लास टर्म से जो कि सेम एडजेक्टिव को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बट वो एक क्लास है। तो इसको हम प्रमिस को किस में चेंज कर सकते हैं, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल थिंग्स जो है वो क्लास है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब एक क्लास है जिसमें जितने भी मेंबर बिलोंग करते हैं वो ब्यूटीफुल होंगे, ठीक है। तो मीनिंग तो सेम है, सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एंड सम फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। तो मीनिंग तो सेम ही है, यानी कि इसका भी मीनिंग है कि फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, इसका भी मीनिंग फ्लावर्स ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। बट हमने क्या किया, एडजेक्टिव को क्या कर देना, हमें एक क्लास टर्म में कन्वर्ट कर देना जिसकी जो क्वालिटी होगी वो सेम एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड मेथड वी कैन यूज टू ट्रांसलेट द आर्गुमेंट्स। नेक्स्ट है नॉन स्टैंडर्ड वर्ब्स। अब इसमें क्या होता है, everyday sentences rarely use only the copula. Okay, copula to be is are, instead they frequently rely on active verbs to make statements, ठीक है। तो जब हम एवरीडे सेंटेंसेस यूज करते हैं तो वहां पे हम जो इज आर है जो कि स्टैंडर्ड होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं कैटेगोरिकल सिलेक्टिव लॉजिक लॉजिक में टू बेसिकली मेक द रिलेशन बिटवीन क्लासेस। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑल पीपल सीक रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे ना हमें इज देखने को मिल रहा है, ना ही आर देखने को मिल रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस जो एक्टिव वर्ब है इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, इज आर में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चली जाएगी। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑल पीपल आर सीकर्स ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग सेम है, ठीक है, ऑल पीपल सीक रिकॉग्निशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोई इज है और हमें नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसको और आर में कन्वर्ट कर दिया और जो सीक रिकॉग्निशन था ना, जो एक्टिव वर्ब थी, उसको कन्वर्ट कर दिया क्लास में, ठीक है। तो सीकर्स ऑफ रिकॉग्निशन यानी कि क्लास है सीकर्स ऑफ रिकॉग्निशन, और जो पीपल है वो सारे इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, जो एक्टिव वर्ब्स होती है उसको चेंज कर देना कोपुला में, ठीक है। कोपुला क्या होता है, जो कि मैंने पहले बात करी थी, जो कि करेक्ट करता है दो क्लासेस को, ठीक है। उसमें हम इज एंड आर का यूज करता है जो कि बी टू बी की ही फॉर्म होती है डिफरेंट, ठीक है, ये अपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा। तो ऐसे करके हमें क्या करना है, जो नॉन स्टैंडर्ड वर्ब्स होते हैं इसको स्टैंडर्ड वर्ब जो कि हम कैटेगोरिकल सिलेक्टिव लॉजिक में यूज करते हैं जो कि इज एंड आर है, उसमें कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट है स्क्रैम्बल ग्रामर, ठीक है। स्क्रैम्बल ग्रामर में क्या होता है, क्वांटिफायर सब्जेक्ट टर्म्स एंड प्रेडिकेट्स आर ऑफन स्वेप्ड अराउंड इन स्पोकन इंग्लिश फॉर एम्फेसिस और पोएटिक फॉर्म। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म्स होते हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल स्टैटिस्टिक लॉजिक प्रेमिस होती है, आर्गुमेंट में जो प्रेमिस यूज होती है स्टैंडर्ड, उसमें जितने भी टर्म्स रिक्वायर होते हैं, क्वांटिफायर हो गया, सब्जेक्ट टर्म, प्रेडिकेट टर्म, सारे होते हैं, ठीक है। और उसके जो ग्रामर होती है वो स्क्रैम्बल्ड होती है, ठीक है, मतलब वो इधर बिखरे हुए रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ना, रेस हॉर्सेस आर ऑल थ्रोब्रेड्स, ओके, थोरोब्रेड्स एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमें ऑल भी देखने को मिल रहा है, इज भी देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पे भी और है, आर है, ऑल भी है, और यहाँ पे हमें क्लासेस भी देखने को तो मिल रही हैं दो, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को प्रेडिकेट टर्म भी देखने को मिल रहा है, बट उनका ऑर्डर सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, उसको डिटरमाइन विच टर्म्स रिप्रेजेंट द वाइडर कंटेनिंग ग्रुप एंड रीअलाइन इनटू स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, राइट। सो हमें क्या कर देना है, उसको अलाइन कर देना है,
ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमें पहले ये देखना है कि कौन सा जो टर्म है वो किसी बड़े ग्रुप को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या यूज कर देना, जो ऑल है उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके हम क्या कर देंगे, ऑल रिसोर्सेस आर थ्रोबिट्स, राइट। एंड इसको हम किस में कर देंगे, ऑल थिंग्स दैट एंड वेल और थिंग्स दैट आर वेल। तो हमें क्या करना है, जो स्क्रैम्बल्ड हैं जो टर्म्स है, सब्जेक्ट टर्म्स प्रेडिकेट क्वांटिफायर्स, उसको प्रॉपर फॉर्म में ले आना है, जिससे कि हम उसको कन्वर्ट कर पाए किस पे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट है हमारा मेथड 5, जिसमें क्या होता है, डिकोडिंग इंडेफिनिट क्वांटिटीज। सो इसमें क्या होता है, words like a and every or any do not translate automatically. We must deduce their categorical scope using logical context. तो कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जो सब्जेक्ट टर्म होता है, राइट, तो उसके पहले हमें ए एंड एवरी और एनी देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट उसको हमें, क्योंकि हमें क्वांटिफायर चाहिए। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं ना, ए बैट इज ए मैमल, बट आपने देखा होगा ना कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हमारे पास क्वांटिफायर होता है, ऑल, नो, सम, राइट ना। तो ये क्वांटिफायर सब में चाहिए होता है। बट यहाँ पे देखो, ए बैट इज ए मैमल, तो हमें क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करना है किसमें, इसको जैसे जो ए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको ट्रांसलेट करके इसको एक क्वांटिफायर देना है। ठीक है, अब क्वांटिफायर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ए बैट इज ए मैमल, तो इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है कि यहाँ पे हम ए को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल में, क्योंकि सभी बैट्स का होते हैं, मैमल ही होते हैं, राइट। सो इसको हम किस में कर दिया, ऑल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे कि ये हमारा यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट हो गया, मतलब हमें कॉन्टेक्स्ट देखना है। देखो ए दोनों सेंटेंसेस में, जैसे नीचे पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, ए बैट फ्लेव इन द विंडो, यानी कि एक विंडो से उड़ा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी बैट्स की बात नहीं करी जा रही थी, यहाँ पे ए बैट इज ए मेमल, तो यहाँ पे सभी बैट्स की बात करी जा रही थी, तो उसको इसीलिए हमने ए को कन्वर्ट कर दिया किसमें, ऑल में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ बैट्स की बात करी जा रही है, तो इसीलिए हमने उसको किसको कन्वर्ट किया, सम में। ठीक है, यानी कि पार्टिकुलर में। तो सम बैट्स आर फीचर दैट फ्लू इन द विंडो। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी हमें इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स मिलते हैं, ए एंड एवरी और एनी, तो उसको हमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्वांटिफायर्स में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्वांटिफायर चाहिए होता है। ठीक है, एंड एक और चीज याद करनी है, व्हेन टर्म्स आर एक्सप्लिसिटली नेगेटेड अंडर यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, दे रिप्रेजेंट एक्सेप्शन रादर देन फुल डिनायल्स। तो जब भी क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं उसको नेगेट करा गया होता है किसके अंडर में, यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंडर में। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉट एवरी एस इज पी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, नॉट एवरी, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्टिकुलर बेसिकली ये प्रोपोजिशन है, जैसे कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सम एस इज नॉट पी। अब यहाँ पे देख सकते हैं नॉट एवरी एस इज पी, इट सीम्स कि ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल फॉर्म है, बट यहाँ पे वो नेगेट कर रहा है यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर है उसको, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए यूनिवर्सल प्रोपोजिशन बट ए पार्टिकुलर प्रोपोजिशन। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, सम एस इज नॉट पी, राइट। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूसिव क्लेम्स। अब एक्सक्लूसिव क्लेम्स क्या होता है, सो टर्म्स सच एज ओनली और नन बट assert that predicates belong exclusively to a specified class। ओके, तो जब भी हमें टर्म्स देखने को मिलते हैं ना, ओनली और नॉन बट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली सिटीजन्स कैन वोट। ओके, सो यहाँ पे क्या, अगर हमें ऐसे प्रेडिकर ऐसे टर्म्स देखने को मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेडिकेट है वो किसी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है। तो इस सेंटेंस में प्रेडिकेट हमारा क्या है, फेयर। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेडिकेट वोट, राइट ना। सो ये क्या कर रहे हैं, किसी एक एक्सक्लूसिवली किसी स्पेसिफाइड क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी विशेष क्लास की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे पास है रिवर्सल रूल। To translate exclusive claims, swap the position of the subject and predicate classes, replace the exclusive with all and form and a proposition। ठीक है, तो जब भी हमें ये ऐसे ओनली और नॉन बट जो एक्सक्लूसिव क्लेम्स मिलते हैं, जो टर्म्स जो एक्सक्लूसिव क्लेम में मिलते हैं, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट को क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, नन बट द ब्रेव, तो ब्रेव सब्जेक्ट है, फेयर ऑब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, और इन द सेम वे यहाँ पे सिटीजन सब्जेक्ट है, इसको एक्सचेंज कर देना दोनों को। ठीक है, और उसको प्रोपोजिशन को क्या बनाना है, ऑल। ठीक है,
ऑल प्रोपोजिशन यानी कि जो ए प्रोपोजिशन हमारा होता है ना अफर्मेटिव यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन उसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल दोज हु डिजर्व द फेयर आर दोज हु आर ब्रेव, ऑल दोज हु कैन वोट आर सिटीजन्स। तो ये काम कर देना आपको, राइट। नेक्स्ट है कई कई बार क्या होता है, जो हमारा मेथड है सेवंथ, मिसिंग क्वांटिफायर्स। तो समटाइम्स व्हाट वी सी कि हमें नेचुरल स्पीच जो होती है फ्रीक्वेंटली ओमिट्स न्यूमेरिकल क्वांटिफायर्स इंटायरली, कॉन्टेक्स्ट डिक्टेट्स वेदर द क्लेम इज यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ठीक है। तो कई बार हमें क्या होता है नेचुरल जो लैंग्वेज होती है उसमें जो क्वांटिफायर वो देखने को मिलता ही नहीं है, बट हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्वांटिफायर चाहिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं डॉग्स आर कार्निवोरस, चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, तो हमें कॉन्टेक्स्ट देख के देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा हमें जो क्वांटिफायर है वो लगाना पड़ेगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करना चाहिए या फिर पार्टिकुलर क्वांटिफायर। तो हमें क्या करना है उसका स्कोप को इंटरप्रेट करना है। अलसे कि डॉग्स और कार्निवरस, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि जो डॉग्स होते हैं कार्निवरस होते हैं, तो इसीलिए हमें क्या यूज करना है ऑल, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देना है दिस प्रोपोजिशन में। बट चिल्ड्रन आर प्रेजेंट, तो अगर कुछ चिल्ड्रन कहीं पे प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम सारी चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये ओकेशनल इवेंट है, तो हमें किसको इसमें इसको बनाना है, किसमें पार्टिकुलर क्वांटिफायर देना है, ठीक है। तो सम चिल्ड्रन आर बीइंग्स हु आर प्रेजेंट, राइट। सो ऐसे करके हमें देखना है कि अगर कहीं पे क्वांटिफायर नहीं दिख रहा है तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है तो और लगाना है क्वांटिफायर में, अगर वो ओकेशनल इवेंट है देन उसकी जगह पे सम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है नॉन डिसेंबलिंग, ओके। सो सम क्या होता है, सम लॉजिकल स्टेटमेंट शो एब्सोल्युटली नो रिजेम्बलेंस टू स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल स्ट्रक्चर एट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो कई बार हमें को देखने को मिलता है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कहीं से भी हमें लगते ही नहीं है कि बेसिकली वो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के साथ रिलेवेंस रखते भी हैं या फिर हम उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देयर आर व्हाइट एलिफेंट्स, और दूसरा एग्जाम्पल नथिंग इज बोथ राउंड एंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या लग रहा है भाई इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे तो हमें सब्जेक्ट भी नहीं पता चल रहा है, वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट क्या है वो भी कंफर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें क्या करना है, स्ट्रिप द ग्रामेटिकल मास्क कैन आइडेंटिफाई सिंपल क्लास इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस। तो हमें क्या कर देना है कि जो ग्रामर है उसको छोड़ दो, बस यहाँ पे ये देखो कि कहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं और कैसे वो इंटरैक्ट करेंगे दोनों क्लासेस, ठीक है। सो देयर आर व्हाइट एलिफेंट्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम एलिफेंट्स आर व्हाइट। देयर आर व्हाइट एलिफेंट्स का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे एलिफेंट हैं जो कि व्हाइट है, राइट ना। इसको हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, सम एलिफेंट्स आर व्हाइट थिंग्स, ठीक है, यानी कि कुछ एलिफेंट जो है वो व्हाइट है, तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है, ठीक है। इन द सेम वे नथिंग इज बोथ राउंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें नो राउंड ऑब्जेक्ट्स आर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है ग्रामर को साइड में रखना है, फिर यहाँ पे देखना है कि कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है या फिर जो क्लास है, दो क्लासेस दो आपस में इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि किसके बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे व्हाइट और एलिफेंट के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे राउंड एंड स्क्वायर के बीच में रिलेशन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पहचानना फिर उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द एट्थ रूल। एंड नाउ जो हमारा लास्ट रूल है जो कि नाइन्थ रूल है, ये है एक्सेप्टिव क्लेम्स। अब एक्सेप्टिव स्टेटमेंट्स क्या होता है, एक्सेप्टिव यूजेस phrases लाइक ऑल एक्सेप्ट और ऑल बट टू स्टेट दैट ए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एक्सेप्ट द नेम्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। तो जहां पे हम ये एक्सेप्टिव स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि हमें पहली बात तो ये टर्म्स देखने को मिलते हैं ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट एंड ऑल बट। तो ये क्या करते हैं, ये किसी बोलते हैं कि ये स्टेट दैट ए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, बट जो हम नाम दे रहे हैं उसको छोड़ के। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते ना, ऑल एक्सेप्ट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे दो बातें हैं, पहला तो कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, तो ऑल एक्सेप्ट एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज को छोड़ के जितने भी हैं वो एलिजिबल हैं, बट कोई भी जो एम्प्लॉय है वो एलिजिबल नहीं है। तो जब भी हमारी एक्सेप्टिव स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमेशा दो डिफरेंट स्टेटमेंट में ट्रांसलेट किए जाते हैं, उसको एक में नहीं, क्योंकि वहां पे दो क्लेम्स किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ना ऑल एक्सेप्ट एम्प्लॉयज आर एलिजिबल, तो यहाँ पे क्या है,
पहली बात तो ये बोली जा रही है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो एलिजिबल नहीं है, दूसरा बोला जा रहा है कि जितने भी एम्प्लॉय नहीं है वो एलिजिबल है। तो दो बातें, जब हम ट्रांसलेट करेंगे उसको दो प्रेमिसेस में या फिर दो प्रोपोजिशन में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसमें, ऑल नॉन एम्प्लॉयज और एलिजिबल पर्सन, यानी कि जितने भी ऐसे पर्सन है जो कि नॉन एम्प्लॉयज हैं वो एलिजिबल नहीं है। नो एम्प्लॉयज और एलिजिबल पर्सन, ठीक है, सॉरी नॉन एम्प्लॉयज एलिजिबल हैं बट जो एम्प्लॉयज हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो उसको हमने क्या किया, दो प्रेमिसेस या फिर दो प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी अभी आपको एक्सेप्टिव स्टेटमेंट देखने को मिले तो उसको हमेशा क्या करना है, ट्रांसलेशन के समय उसको दो स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करना है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म क्लास पैरामीटर्स, ठीक है। तो जब भी हमें क्या करना, हमें क्या मिलता है, कोई टाइम पैरामीटर मिलता है, प्लेस प्लेस पैरामीटर मिलता है या फिर केस पैरामीटर्स होता है। टाइम पैरामीटर्स का मतलब कि जो कि टाइम को रिप्रेजेंट करता है, प्लेस पैरामीटर का मतलब जो कि प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, केस पैरामीटर का मतलब जो कि केस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें वैसा कुछ मिलता है तो हमें उस टाइम पैरामीटर को या फिर प्लेस पैरामीटर को या फिर केस पैरामीटर को क्या करना है, रिफ्रेम एज स्टैंडर्ड क्लास रिलेशनशिप, ओके, ऑफ अकरेंस अकरेंस ऑफ दैट पैरामीटर। तो उसको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड क्लास में, ठीक है, रिफ्रेम कर देना है, ठीक है। और उसको ऐसे दिखाना है कि ये टाइम की अकरेंस से रिलेशन है उसका, अगर प्लेस है तो उसको प्लेस की रेफरेंस है, जैसे कि, सॉरी, हाँ, जैसे कि और इसको जो स्मिथ ऑलवेज विंस है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल टाइम्स व्हेन स्मिथ प्लेज आर टाइम्स व्हेन स्मिथ विंस। तो इसको हमने क्या किया, रीफ्रेम कर दिया किसमें, स्टैंडर्ड क्लास में, ठीक है, और रिलेशनशिप दिखा दिया किसके बीच में, टाइम की अकरेंस के बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑल प्लेसेस विथ नो विजन्स आर प्लेसेस वेयर पीपल पेरिस, ओके। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्लेस पैरामीटर, where there is no vision people perish। तो ट्रांसलेट क्या करना है, ट्रांसलेट एज स्टैंडर्ड स्पेटियल एंड बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफिकल लिमिट्स, उसको हमें उसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, स्पेटियल बाउंड्रीज या फिर जियोग्राफिकल लिमिट्स में। नेक्स्ट है हमारा केस पैरामीटर्स, जोन्स लूजेस व्हेनेवर ही इज लेट। तो जोन्स परफॉर्मेंस मैप टू यूनिट सिचुएशन और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। तो हमें क्या कर देना, उस केस को, ठीक है, मैप कर देना है, ठीक है, किससे, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। सो ऑल केसेस वेयर जोन्स इज लेट आर केसेस वेयर जोन्स क्लोजेस। तो हमने क्या किया, ऑल केसेस, इसको एक इंस्टेंस बोल दिया और उसको रिलेट कर दिया किससे, और केसेस वेयर जोन्स लूजेस, उन दोनों से रिलेट कर दिया। तो ऐसे करके ना आपको टाइम पैरामीटर्स, प्लेस पैरामीटर्स या फिर केस पैरामीटर्स को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है एंथेमिम्स एंड हिडन प्रेमिस लॉजिक। सो ये क्या होते हैं, लेट्स स्टडी। तो एंथेमिम्स जो होते हैं वो बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। सो पहला जो टाइप है वो फर्स्ट ऑर्डर है। एंथेमिम्स का मतलब बेसिकली होता है ऐसे आर्गुमेंट जिसमें क्या रहता है, जो आर्गुमेंट होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब इनकम्प्लीट मतलब बोला जाता है उसमें जो आर्गुमेंट को देने वाला होता है वो अज्यूम कर लेता है कि जो प्रेमिस है वो अज्यूम कर लेता है कि हाँ भाई सामने वाले को पता होगी। तो वो बेसिकली क्या करता है, ऐसी प्रेमिस को नाम, ऐसी प्रेमिस बोलता ही नहीं है जो कि एक जनरली लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर मानते हैं, फिर जानते हैं, ठीक है। तो क्या करता है, कभी कभी प्रेमिस छोड़ देता है बोलना, या फिर कभी कभी कोई दूसरी प्रेमिस, कभी मेजर प्रेमिस छोड़ दिया, कभी माइनर प्रेमिस छोड़ दिया, या फिर कभी कंक्लूजन छोड़ दिया, मतलब वो बोलता ही नहीं उस बात को क्योंकि उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे आर्गुमेंट्स को बोलते हैं एंथेमेम्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर एंथेमेम्स में क्या होता है, सप्रेस्ड मेजर प्रेमिस, यानी कि इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंथेमेम्स ओमिट द ब्रॉड यूनिवर्सल प्रेमिस ऑफ द आर्गुमेंट बिकॉज इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द ऑडियंस। तो ये इसमें क्या होता है कि हम जो मेजर प्रेमिस होती है ना उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज में यूज करने समय। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट दिस लॉ बिकॉज इट गारंटीज फ्री स्पीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड प्रेमिस से कंक्लूजन है, ठीक है, बट जो फर्स्ट प्रेमिस है वो छोड़ दी गई है। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे ऑल लॉज दैट गारंटीज फ्री स्पीच आर लॉ वी मस्ट प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे इस प्रेमिस को फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसीलिए जो आर्गुमेंट को रखने वाला है उसने इस प्रेमिस को बोला ही नहीं, राइट ना। सो इसीलिए इसको यहाँ पे इस प्रेमिस को छिपा दिया गया है, इसीलिए nth मेम है। तो nth मेम का आई एम रिपीटिंग अगेन, ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं जहाँ पे प्रेमिस या फिर प्रेमिसेस या फिर कंक्लूजन को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, जो कि आर्गुमेंट रखने वाला तो होता है। तो आर्गुमेंट प्रेजेंट करते समय वो उस प्रेमिस का नाम बोलता ही नहीं, उस प्रेमिस के बारे में बोलता ही नहीं, ठीक है, वो फॉर ग्रांटेड ले लेता है, ठीक है। तो जब वो मेजर प्रेमिस को नहीं बोलता है, ठीक है, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंथेमेम्स। अगर वो सेकंड ऑर्डर एंथेमेम्स में क्या होता है, सप्रेस्ड माइनर प्रेमिस, जब वो
मेजर प्रेमिस बोलता है, कंक्लूजन बोलता है, बट माइनर प्रेमिस को नहीं बोलता है। जैसे आर्गुमेंट, एग्जाम्पल के लिए, all students oppose the rules, so all sophomores are opposed to them। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो माइनर प्रेमिस उसको सप्रेस कर दिया, उसको बोला नहीं गया है, ठीक है। जो फुल आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा, all students are persons opposed to the rules, all sophomores are students, therefore all sophomores are person opposed to the rules। अब यहाँ पे इस माइनर प्रेमिस को सप्रेस कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर माइनर प्रेमिस को सप्रेस किया जाता है, उसको बोला नहीं जाता आर्गुमेंट रखते समय, उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर एंथीमेम्स। लास्ट है थर्ड ऑर्डर एंथीमेम। इसमें क्या होता है, जो कंक्लूजन होता है, राइट, उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो प्रेमिसेस तो बोली जाती हैं, बट उसका जो कंक्लूजन होता है वो बोला नहीं जाता है, वो मान लेते हैं कि हाँ भाई तुम अपने आप से समझ जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, all activities that may be regulated by Congress are economic activities. No intrastate intrastate gender motivated crimes or of violence are economic activities। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो कंक्लूजन है उसके बारे में बोला ही नहीं गया, बट कंक्लूजन आपको खुद ही कंस्ट्रक्ट करना होता है, फिर रिड्यूस करना होता है। उसका कंक्लूजन क्या होगा, देयरफॉर नो इंट्रास्टेट जेंडर मोटिवेटेड क्राइम्स ऑफ वायलेंस आर एक्टिविटीज दैट मे बी रेगुलेटेड बाय कांग्रेस। तो यहाँ पे दोनों प्रेमिसेस तो बोली गई, मेजर और माइनर, बट उसका कंक्लूजन नहीं बोला गया। तो जो बोलने वाला रहता है, जो आर्गुमेंट को रखने वाला होता है, वो अज्यूम कर लेता होता है कि यू ऑलरेडी नो द कंक्लूजन। ओके, तो उसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर एंथीमेम्स। अभी है हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, जो कि है सोरिटीज एंड सोलिस्टिक चेन्स। अब ये क्या होते हैं, सोरिटीज क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें हम क्या देखते हैं कि तीन से ज्यादा क्या बोलते हैं प्रोपोजिशंस होती हैं, ठीक है। अब जबकि जैसे कि हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट फॉर्म होती है, सोलिस्टिक फॉर्म होती है, उसमें थ्री प्रोपोजिशंस होती हैं, दो प्रेमिसेस होती है, एक कंक्लूजन होता है। बट कई बार हम क्या देखते हैं कि जो एक आर्गुमेंट उसमें पांच छह प्रोपोजिशंस हमें देखने को मिल रही हैं, बट वो वैलिड भी होता है। तो उसका रीजन होता है कि उसमें क्या होता है कि पहली जो दो प्रेमिस है उसका जो कंक्लूजन है वो आगे नेक्स्ट आर्गुमेंट की प्रेमिस बन जाता है, फिर उसको मिला के जो दो सपोज देखो, सपोज मेरे पास एक प्रेमिस है ये, ठीक है, दूसरी ये है। अब इन दोनों का एक कंक्लूजन निकला सपोर्ट थ्री, ठीक है। अब इसको मिला के क्या बना दिया गया, एक अगली प्रेमिस जोड़ के इन दोनों को मिला के फिर एक कंक्लूजन निकाला गया, फिर अगेन एक दूसरी प्रेमिस ले ली गई, फिर इनको मिला के एक अगेन कंक्लूजन निकाला गया। तो यहाँ पे आप चेन देख सकते हो कि पहले हमारे पास दो प्रेमिस थी, इसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसको फिर से प्रेमिस मान लिया गया, फिर उसको एक दूसरी प्रेमिस से मिला के फिर कंक्लूजन निकाल लिया गया, ठीक है। और अगेन उसका जो कंक्लूजन है उसको प्रेमिस मान के फिर अगेन दूसरी क्या बोलते हैं प्रेमिस से जोड़ के फिर कंक्लूजन निकाल लिया। तो यहाँ पे आप चेन दे सकते हैं। अगर आप सिंगल आर्गुमेंट कंक्लूजन को देखोगे, ये स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड जो सेलेस्टिक फॉर्म होती है, अगर आप इतने एरिया को देखेंगे तो ये क्या है, स्टैंडर्ड लॉजिकल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो प्रेमिस हैं, एक कंक्लूजन है, बट ये दोनों क्या आपस में चेन की तरह जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आर्गुमेंट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडीज, ठीक है। सो सॉलिडीज में क्या होता है, चेन इन्फ्रेंसेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सॉलिडीज की। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इन्फ्रेंसेस होते हैं वो चेन्ड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया ना। तो यहाँ पे क्या है, जो एक आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है वो दूसरे की प्रेमिस बन जा रहा है, ठीक है। So a sorties is an argument whose conclusion is inferred from its premises via a series of connected syllogism। तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला कंक्लूजन होता है, ठीक है, उसको premise किससे इन्फर किया जाता है, किससे, जो पहले हमारे पास syllogisms हैं, ठीक है, उससे। And intermediate claims, the conclusion of each intermediate step serves as a premise for the next step, linking to terms together in a sequence। तो each step का जो conclusion होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट दो प्रेमिस हैं, तो इसका जो कंक्लूजन है वो अगली आर्गुमेंट के लिए प्रेमिस बन जाता है, ठीक है, उसके अगली प्रेमिस का क्लेम बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो लिंक होते चले जाते हैं। तो वैलिडिटी रूल क्या होता है, ए चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ए सॉलिडीज इज वैलिड इफ एंड ओनली इफ कॉन्स्टिट्यूएंट सिलोजिज्म्स आर वैलिड। तो अगर हमें इसकी वैलिडिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस सिलोजिज्म्स को देखना है, ठीक है। उसके अलग अलग उसको पहले रिकंस्ट्रक्ट करना है कि कौन कौन सी इसमें सिलोजिज्म्स हैं, तो उसको इंडिविजुअली जज करना। अगर वो इंडिविजुअली वैलिड है तो उसका मतलब पूरी जो सॉलिडीज या फिर पूरा जो आर्गुमेंट है वो वैलिड होगा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास क्या बोलते हैं, एक ऑथर थे लेविस कैरोल डिजाइन। उन्होंने क्या किया, एक इंट्रिकेट लॉजिकल पजल्स विद सेमिंगली एब्सर्ड चेन्स ऑफ प्रेमिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या
एक पजल डिजाइन कर जिसमें क्या होता है कि जो चेन्स है वो एकदम एब्सर्ड फील होती हैं, राइट? Babies are illogical. Nobody is despised who can manage a crocodile. Illogical persons are despised. Conclusion. Therefore, babies cannot manage crocodiles. ठीक है? तो अगर हमें इसको इवेलुएट करना है तो इसको किस में लाना है? पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, राइट ना? सो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहला जो प्रेमिस होगा, ऑल बेबीज आर इलॉजिकल पर्सन। पहला प्रेमिस ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। दूसरा क्या है? ऑल इलॉजिकल पर्सन आर डिस्पाइड पर्सन, सो नो बडी इज डिस्पाइड हु कैन मैनेज अ क्रोकोडाइल। ठीक है? तो यहाँ पे जो ये हमारा थर्ड प्रेमिस है, ठीक है? सो इसको जो है इसको हमें पहले लिखना है, ठीक है? क्योंकि वो दोनों मिलके ही जो थर्ड को मतलब थर्ड को जो कंक्लूजन है वो दे रहे हैं, ठीक है? सो उसके बाद हमें क्या लिखना है? सेकंड प्रेमिस लिखना है, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, नो पर्सन हु कैन मैनेज क्रोकोडाइल्स और डिस्पाइड पर्सन, ठीक है? तो ऐसे करके हमें उसको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, फिर देखना है कि कौन सा जो प्रेमिस है वो किस पर्टिकुलर सेट सिलोजिज्म के लिए प्रेमिस की तरह काम कर रहा है, ठीक है? तो उसका जो कंक्लूजन है वो किस पर्टिकुलर नेक्स्ट सिलोजिज्म के लिए प्रेमिस का काम कर रहा है। मतलब दोनों को हमें रिलेशन चेक करना है, ठीक है? जितने भी एक आर्गुमेंट है उसमें जितने भी कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है? सबका देखना है कि हाउ मेनी premises और conclusions are connected, how many arguments are there, ठीक है? सारी चीजें देखनी है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में करना है। फिर नॉर्मली जो सिलोजिज्म्स होते हैं उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक सिलोजिज्म को, और उसको इवेलुएट करना है, राइट? So yes, so this is the video where we have learned how we can translate the क्या बोलते हैं, how we can translate an argument that is in a natural language into a categorical syllogistic standard form. ओके? सो इस वीडियो में हमने प्रॉपर मेथड्स देखे, कैसे कैसे करके हमें पहचाना एंथीम्स क्या होती हैं, सर्टीज क्या होती हैं, ये सारा सब कुछ देखा, राइट? सो अभी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं सिंबॉलिक लॉजिक, जिसको हम मॉडर्न सिंबॉलिक लॉजिक भी बोलते हैं। इसमें वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोपोजिशनल लॉजिक। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन कनेक्ट मी ऑन डिस्कॉर्ड। आई बेसिकली what conduct classes for doubt sessions, so if you have any doubt you can just comment me down. I will send you the Discord server link and you can join me, and I can basically clear your doubts regarding these videos as well. So this is all for this video, and we'll meet in the next video. Okay, bye bye.